पार्लियामेंट में खड़े होकर अचकजई ने तो ये तक कह दिया कि आर्मी पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ पंजाब के 4 जिलों की है। और इस ऐवान से ये आवाज आए कि ये 4 जिलों की फौज है। टिवाणा, नून, दौलताना, कुरैशी, ये वो खानदान थे जो अंग्रेजों के सबसे बड़े वफादार थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 9 विक्टोरिया क्रॉस मेडल जीते, जिसमें से 8 पंजाबियों के थे। पंजाबिस्तान, पंजाब खा गया, पंजाबी आर्मी, आखिर ये सारी बातें होती क्यों हैं? इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि जब आप इस टॉपिक पे बात करें तो आपके पास रियल फैक्ट्स और फिगर्स हों। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो जाती है। पंजाब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लिहाजा अंग्रेज़ों ने इस मौका का फ़ायदा उठाया। 2 जंगें हुईं और सिख हार गए। 29 मार्च 1849 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया। उस वक्त पंजाब में एग्रीकल्चर दरियाओं के करीब की जाती थी, नहरी निज़ाम ना होने के बराबर था। यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम की तरह जागीरदारी निज़ाम था, जिसमें सिर्फ जागीरदारों के पास ही ज़मीनें थीं। लेकिन जैसे आज हम देखते हैं कि लाखों लोगों के पास अपनी ज़मीन है, उस वक्त ऐसा नहीं था। पंजाब लेने के बाद अंग्रेज़ों ने 3 चीज़ें ऐसी की जिससे पंजाब एक नई ताकत बनकर उभरा और इसका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये थी मार्शल रेस थ्योरी, कैनाल कॉलोनीज और लैंड लॉज। 1857 की जंग आज़ादी में सिर्फ ब्रिटिश बंगाल आर्मी ही थी जिसने बगावत की थी और इसमें ज़्यादातर ब्राह्मण और राजपूत हिंदू थे। जब पूरे हिंदुस्तान में जंग हो रही थी तो पंजाब बिल्कुल खामोश था। सिख और मुसलमान दोनों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। सिख इसलिए साथ दे रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं मुगल सल्तनत फिर से वापस ना आ जाए, और पंजाबी लैंडलॉर्ड इसलिए साथ दे रहे थे क्योंकि वो अंग्रेज़ों को सिखों से बेहतर समझते थे और आगे चलकर इसमें उनको अपना फ़ायदा भी नज़र आ रहा था। पंजाबी और पश्तून मुसलमानों ने तो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला भी किया। अगरचे राय अहमद खान खरल जैसे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, लेकिन ओवरऑल पंजाब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ों ने मार्शल रेस थ्योरी बनाई। इस थ्योरी के मुताबिक हिंदुस्तान के कुछ कबीले और ज़ातें ऐसी हैं जो कुदरती तौर पर ज़्यादा ताकतवर और लड़ने मरने का हौसला रखती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो वफादार भी हैं। सिख, पंजाबी मुसलमान, हिंदू डोगरा, गुरखा, पठान, अफरीदी, इन लोगों को मार्शल रेसेस की लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि बंगाल और साउथ इंडिया के लोगों को, जिनमें ज़्यादातर हिंदू शामिल थे, उनको नॉन मार्शल रेसेस कहा गया। इस थ्योरी का सबसे बड़ा सपोर्टर उस वक्त पंजाब का गवर्नर माइकल डॉयर था। मज़े की बात तो ये कि जब सरदार उधम सिंह ने 1940 में डॉयर को गोली मारकर कत्ल किया तो ये थ्योरी प्रूव हो गई कि मार्शल रेसेस वाकया ही लड़ने मरने का हौसला रखती हैं। मार्शल रेसेस का असर ये हुआ कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सेंटर बंगाल से पंजाब शिफ्ट हो गया। पोठवार का इलाका, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन शामिल है, वहाँ से सबसे ज़्यादा फौजी लिए जाते थे। आज भी अगर आप रावलपिंडी डिवीजन चले जाएं तो आपको हर तीसरे घर से एक फौजी मिलेगा। 1862 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पंजाबी 28% थे, जबकि 1929 में 62% आर्मी पंजाब से थी। ये आप मैप में देख सकते हैं कि पंजाब की पॉपुलेशन सिर्फ 10% थी, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फौजी पंजाब से ही होते थे। पेंशन, ज़मीनें, बहादुरी, इज्जत, ये वो चीज़ें थी जो पंजाबियों को फ़ौज की तरफ जाने के लिए मजबूर करती थी। इसीलिए अंग्रेज़ पंजाब को आवर प्रशिया भी कहा करते थे। जिस तरह जर्मनी में पर्शियन मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी डोमिनेंट थी, उसी तरह पंजाब सारे इंडिया को डोमिनेट करता था। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 9 विक्टोरिया क्रॉस मेडल जीते, जिसमें से 8 पंजाबियों के थे। अंग्रेज़ों को पंजाब में एग्रीकल्चर पोटेंशियल नज़र आ रहा था, लिहाजा उन्होंने 2 आब यानी दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन में एग्रीकल्चर के लिए नहरें निकाली और 1885 से 1947 तक 9 कैनाल कॉलोनीज बनाई गईं। ये ज़मीनें सिर्फ उन लोगों को दी गईं जो अंग्रेज़ों के वफादार थे। छोटे ज़मींदार, जिनको आबादकार कहते थे, उनको 50 एकड़ यानी 2 मुरब्बे, और बड़े ज़मींदारों को 250 एकड़ से ज़्यादा दी गई। लेकिन वो मुसलमान जिन्होंने सिखों के खिलाफ, या वो सिख और मुसलमान जिन्होंने 1857 की जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनको अंग्रेज़ों ने दिल खोल कर ज़मीन दी। टिवाणा, नून, दौलताना, कुरैशी, ये वो खानदान थे जो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े वफादार थे। इनकी वफादारी तो इतनी ज़्यादा थी कि 1936 के इलेक्शंस में यही लैंडलॉर्ड थे जो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ कभी भी इंडिया छोड़कर ना जाएं। जब पाकिस्तान बना तो यही लोग थे जिन्होंने पंजाब को डोमिनेट किया, और जो पंजाब को डोमिनेट करता है वो पाकिस्तान को करता है। 1900 में अंग्रेज़ों ने पंजाब लैंड एलिगेनेशन एक्ट बनाया, जिसमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर ट्राइब्स यानी वो कबीले जो खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपनी ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर ट्राइब्स को नहीं बेच सकते। जट, राजपूत, गुज्जर, अवान, टिवाणा,
इनको एग्रीकल्चर ट्राइब्स की लिस्ट में रखा गया, जबकि नॉन एग्रीकल्चर ट्राइब्स में हिंदुओं के साथ साथ लोहार, जुलाहे, तरखान इन जैसे लोग थे जिनको कमी कहा जाता था। इसकी ज़रूरत ये थी कि हिंदू बनिए जिनके पास काफ़ी पैसा होता था वो इन ज़मींदारों को कर्जा देते थे और अक्सर औकात कर्जा वापस ना करने की सूरत में ज़मीन बेचने की ज़रूरत पड़ जाती थी। इस एक्ट के ज़रिए अंग्रेज़ों ने पंजाब के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बरकरार रखा और ज़मीनें सिर्फ अंग्रेज़ों की पसंद के लोगों के पास ही रहीं। चुनाचे 1914 में इन्हीं कैनाल कॉलोनीज़ की वजह से जट, अराई और राजपूतों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी और यही लोग थे जो आगे चलकर पाकिस्तान की सियासत, फौज और ब्यूरोक्रेसी में रोल प्ले करने वाले थे। पाकिस्तान बना तो मार्शल रेसेस थ्योरी खत्म नहीं हुई। आर्मी में सबसे ज्यादा पंजाबी और पठान ही थे। पंजाब की पॉपुलेशन 25% थी, लेकिन आर्मी में 72% पंजाबी थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 55% थी, लेकिन फौज में सिर्फ 7% बंगाली थे। 1956 में तो ये सूरत हाल थी कि ईस्ट पाकिस्तान से ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर एक भी बंदा नहीं था। ब्यूरोक्रेसी में भी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में काफी फर्क था और वेस्ट पाकिस्तान से भी पंजाबी और पश्तून ही डोमिनेट करते थे। लेकिन पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर एक मसला हुआ, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन पूरे वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, इसलिए ये बात लाजिम थी कि पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और फौज में बंगाली सबसे ज़्यादा होते। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स और सियासतदानों को ये बात पसंद नहीं थी कि सेंटर ऑफ पावर ढाका चला जाए, इसीलिए 1 यूनिट स्कीम बनाई गई। मलिक फिरोज खान नून, चौधरी मोहम्मद अली, मुश्ताक अहमद गुरमानी, मुमताज़ दौलताना, इन लोगों ने 1 यूनिट के लिए पूरा जोर लगाया। सिर्फ पंजाबी ही नहीं बल्कि पश्तून एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती थी। अयूब खान और इस्कंदर मिर्ज़ा तो इसके लिए मरने मारने के लिए तैयार बैठे थे। आखिरकार 1955 में 1 यूनिट स्कीम के मुताबिक पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस बनाए गए और हर प्रोविंस के लिए 150 सीटें रखी गईं। अयूब खान का दौर आता है और ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होती है, जिसमें सिर्फ पंजाब पर ही फोकस किया जाता है। गंदम और चावल की हाई यील्डिंग वैरायटीज़, खाद पर सब्सिडी और 75,000 ट्यूबवेल लगाए गए, जिनमें 91% पंजाब में लगाए गए। इससे पंजाब में और ज़्यादा खुशहाली आई, पॉपुलेशन बढ़ी और लोगों ने एजुकेशन की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि पंजाब और दूसरे सूबों में जो फ़र्क था वो और ज़्यादा हो गया। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसने पंजाब को सेंटर ऑफ पावर बनाया वो कैपिटल का कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट करना था। GHQ पहले ही पंजाब में था और अब कैपिटल इस्लामाबाद आने से पंजाब की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी थी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पंजाब की डोमिनेंस को लीगल कर दिया गया। पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और इसमें जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी नेशनल असेंबली में सीट्स भी ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 241 मिलियन है, जिसमें से पंजाब की 127 मिलियन है, यानी 53% पॉपुलेशन पंजाब की है। नेशनल असेंबली में 266 में से 141 सीटें पंजाब से आती हैं। क्योंकि नेशनल असेंबली में पंजाब की मेजॉरिटी है, इसलिए कोई भी लॉ या बिल पास करने में पंजाब वीटो पावर के तौर पर काम करता है। 1973 के सिविल सर्वेंट्स एक्ट के मुताबिक सिविल सर्विसेज में भी पंजाब का 50% कोटा है। अगरचे दूसरे सूबों के लोग इस 50% कोटे से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। 2025 के CSS रिजल्ट में पंजाब में से 164 कैंडिडेट्स पास होने के बावजूद एलोकेशन नहीं ले पाए, क्योंकि पंजाब का मेरिट हाई था। लेकिन सिंध, KPK या फिर बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स पंजाब के कैंडिडेट से कम थे, वो अच्छी एलोकेशन ले जाते हैं। 1971 की हार के बाद फौज ने काफ़ी कुछ सीखा और मार्शल रेसेस थ्योरी से आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार की। 2001 में जहां 71% आर्मी पंजाब से थी, 2007 में ये 57% थी और 2026 में आर्मी में सिर्फ 51% पंजाबी हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर अचकज़ई ने तो ये तक कह दिया कि आर्मी पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ पंजाब के 4 ज़िलों की है। लेकिन अब आर्मी हाई कमांड भी इस बात को जानती है कि रिप्रेजेंटेशन देने से ही नेशनल इंटीग्रेशन हो सकती है। लेकिन फिर भी रियलिटी तो यही है कि 17 आर्मी चीफ्स में से 2 ब्रिटिश, 7 प्योर पंजाबी, 2 पंजाबी मुहाजिर, 4 पश्तून और 2 उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर हैं। लेकिन बलूचिस्तान, सिंध से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक भी चीफ नहीं है। पाकिस्तान की सारी एग्रीकल्चर ज़मीन में से 72% पंजाब की है। इसी वजह से पंजाब फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की GDP में 60% हिस्सा पंजाब से आता है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में काफ़ी हिस्सा डालते हैं। अगरचे कराची इंडस्ट्रियल हब है,
पोर्ट सिटी और लॉलीवुड सेंटर है, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में पंजाब ही सबसे आगे है। फेडरल गवर्नमेंट सूबों को जो पैसे देती है उसकी दो कैटेगरीज हैं, NFC अवार्ड और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी रेवेन्यू और टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे करती है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन या NFC अवार्ड के जरिए सूबों के दरमियान तकसीम किया जाता है। 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू इकट्ठा करती है उसमें से 42.5% हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट का, जबकि 57.5% प्रोविंसेस का है। इस 57.5 में से हर प्रोविंस को उसका हिस्सा दिया जाता है। किस प्रोविंस को कितना मिलेगा ये डिसाइड करती हैं चार चीज़ें: पॉपुलेशन, पॉवर्टी, टैक्स कलेक्शन और इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन। 7th NFC अवार्ड के मुताबिक पंजाब का हिस्सा 51.7% है। अगरचे टैक्स कलेक्शन में सिंध सबसे आगे है, लेकिन पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से NFC अवार्ड में पंजाब का हिस्सा भी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह PSDP की फंडिंग भी ज़्यादातर पंजाब में ही की जाती है। मिसाल के तौर पर M2, M3, M5 मोटरवे, हायर एजुकेशन या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इन चीज़ों में पंजाब पर ही फोकस किया जाता है। यहाँ थोड़ी एजुकेशन की बात करना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में जिन इलाकों का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है ये वही कनाल कॉलोनीज़ हैं। अंग्रेज़ों ने जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई वो सबसे ज़्यादा पंजाब में ही थी। NCA, GCU, PU, किंग एडवर्ड, HESN, ये सब इंस्टीट्यूशंस पंजाब में ही थे, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान या KPK में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। इन सारे फैक्टर्स की वजह से पंजाब पॉलिटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डोमिनेट करता है। एक प्रोविंस या किसी खास इलाके का पूरे मुल्क को डोमिनेट करना ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इसकी सबसे परफेक्ट मिसाल प्रशिया है, जिसने 1871 से 1945 तक जर्मनी को डोमिनेट किया। हमेशा प्रशिया का किंग ही जर्मनी का एम्परर होता था। वर्ल्ड वॉर 1 में सारे फेमस जनरल्स प्रशियन ही थे, और बिस्मार्क जिसने जर्मन यूनिफिकेशन की थी वो भी प्रशियन ही था। लिहाजा पंजाब की डोमिनेंस हिस्टोरिकल प्रोसेस की वजह से है और अंग्रेज़ों का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन 1947 तक तो ये बात समझ आती है कि अंग्रेज़ों ने पंजाब को एक सेंटर ऑफ पावर बनाया और ये उनकी अपनी पॉलिसी थी। लेकिन उसके बाद ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तान की हर प्रोविंस, हर सिटीज़न की बेहतरी के लिए कोशिश करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वीडियो में मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, सारे सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आपको लाजमी जाकर देखना चाहिए।